हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। और ये जो है सिलेबस जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की आईसीएसई बोर्ड की बुक का है। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका, पहले ही से आप इस कंट्री के बारे में सुनते आए हैं। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, पहला चीज़ इसमें पढ़ना है फॉर्मेशन, नॉर्थ अमेरिका का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सेकंड है इसकी लोकेशन क्या है। थर्ड वन इसमें जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड है। आप तमाम कंट्रीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ किस तरीके से लोकेटेड हैं नॉर्थ अमेरिका में। एंड फोर्थ वन है फिजिकल फीचर्स, क्या क्या है, मतलब हिल्स क्या है, रिवर्स कहाँ कहाँ पे हैं, लेक्स कितनी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। और फिफ्थ टॉपिक में वाटर बॉडीज़ आती हैं। सेम वही रिवर्स को एक अलग तरीके से इम्पोर्टेंट रिवर्स को पढ़ेंगे, इसमें लेक्स को पढ़ेंगे और बेसिकली उनके नाम याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक। लास्ट में ये जो है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आईसीएसई बोर्ड में लास्ट में जिनकी जिनकी बुक्स में जो कीवर्ड्स दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेट क्या होते हैं, ठीक है। और अदर जैसे कि गल्फ़ क्या होती हैं एंड बे क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे कीवर्ड जो बुक में दिया है बस वही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है इसको फॉर्मेशन से रिलेटेड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आपका बेसिकली, अब ये टॉपिक तो आ गया, इसको समझते हैं क्या है। उससे पहले क्या क्या इससे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट वन कि ये थ्योरी दी किसने थी, तो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर का नाम आपको याद रखना है, प्लस इसके साथ 1912 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी आपको ईयर याद रखना है, इनका नेम याद रखना है और किस कंट्री के हैं, जर्मन थे। और मेट्रोलॉजी का मतलब हम लोग लास्ट में देखने वाले वीडियो में अच्छे से कि क्या है मेट्रोलॉजी, होती क्या है। फ़िलहाल अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको जानिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ जो है, जब अर्थ फॉर्म हुई तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने आपको ओवरऑल मोस्टली 8 कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी कुछ इस तरीके से थे, सभी एक दूसरे से बिल्कुल ही कंपाइल्ड फॉर्म में थे। बाद में ये एक्सटेंड होकर दूर दूर चले गए। तो इस तरीके से कुछ शुरू में ऐसा था, जो कि 2 to 5 मिलियंस ईयर एगो इन्होंने बताया कॉन्टिनेंट्स जब एक दूसरे से पूरी तरीके से कंपाइल्ड फॉर्म में थे। इसका एक स्पेसिफिक नेम दिया इन्होंने जिसको पेंजिया बोला जाता है, ठीक है, ठीक, पेंजिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका के फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप सिंपली जो है ये साइंटिस्ट का नेम आप बताओगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। पेंजिया वर्ड आपको याद रखना है। अब पेंजिया से आगे क्या हुआ, कुछ ईयर्स बाद ऑलमोस्ट 135 मिलियन से ईयर से वो, बस इसको आपको याद रखना है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आइडिया के लिए कि कितने समय बाद ये क्या चीज़ें हुई। पेंजिया जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक। एक होता है लॉरेशिया और सेकेंड वन जो है गोंडवाना। ये है क्या, लॉरेशिया जो है ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से को लॉरेशिया बोला जाने लगा। ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, ये दूर जाने लगा और ये इससे दूर जाने लगा, और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना बोला गया। तो कॉन्टिनेंट ओवरऑल जो है 2 हिस्सों में उस टाइम जो है बटा था। तो आपसे पूछा जाएगा लॉरेशिया क्या है और गोंडवाना क्या है, तो आप सीधे सीधे जो है इसको आंसर करोगे। नॉर्दर्न हिस्सा जो है पेंजिया का लॉरेशिया कहलाता था, एंड साउथ मोस्ट हिस्सा जो था वो गोंडवाना कहलाता था। इसके बीच में एक टेथिस सी फॉर्म हुई थी, जो जगह था उसको टेथिस सी बोलते हैं।
इसको आप याद रख सकते हो यदि, ठीक है, टेथिस सी। जाहिर सी बात है ये दोनों के बीच में स्पेस जैसे जैसे गैप होगा वहाँ पे ये जो है सी का जो है पूरी तरीके से जगह वहाँ पे कवर करेगा, जिसको टेथिस सी बोला जाता था। इसके अलावा एक और छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है, और वो बेसिकली पैसिफिक ओशियन का स्टार्टिंग में जो नेम है उसको याद रखना है। यहाँ पे ये जो पूरा गैप है ये एक्चुअली ओशन था, जिसे पैंथेलासा बोला जाता है। ये सभी साइंटिस्ट ने नेम रखे हुए हैं और आपको इसको याद करना है। पैंथेलासा, पेंजिया जो आगे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया जो इसका नॉर्थ हिस्सा था, गोंडवाना लैंड जो इसका साउथ हिस्सा था, एंड टेथिस सी जो है इसके बीच में जैसे जैसे गैप बनते गए पैंथेलासा सी ओशन का जो वाटर जो है इसके अंदर जाते रहा और वहाँ पे टेथिस सी फॉर्म होती रही। तो ये बेसिकली आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इतना ही है। अब जो आगे का कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कौन कौन से हिस्से से आई हैं। तो लॉरेशिया से जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा। लॉरेशिया हिस्सा जो है आपको अगर ध्यान दो, ये ऊपर वाले हिस्से से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने हैं। पहला तो नॉर्थ अमेरिका, ठीक, उसके बाद जो है पूरा यूरोप एंड एशिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट लॉरेशिया से फॉर्म हुए हैं। एंड गोंडवाना लैंड से कौन कौन से अपने कॉन्टिनेंट हैं, तो इसमें साउथ अमेरिका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका लॉरेशिया का हिस्सा है, ये आपके टेस्ट में आ सकता है। अब गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने, साउथ अमेरिका, इसके बाद अपना इंडिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किन किन का हिस्सा है, एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि आप बात करो अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड मेडागास्कर, ठीक। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बस इतना ही है। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ अमेरिका किसका हिस्सा है, लॉरेशिया या गोंडवाना का, तो आपको पता होना चाहिए लॉरेशिया का है। दैट्स इट। इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी भी कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन को दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट बने, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कैसे बना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्से को क्रस्ट बोला जाता है, जिस पे हम लोग रहते हैं। ये काफ़ी थिक है, ठीक है, कई किलोमीटर की ये पूरी परत होती है और ये कहलाती है लिथोस्फीयर प्लेट। तो आपसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो भी कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन को ही बताता है। इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आया जिसमें बताया गया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत बताया गया कि नॉर्थ अमेरिका एंड अदर कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुए। उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट विच इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट। ये प्लेट याद भी होनी चाहिए और इसका फॉर्मेशन में कैसे योगदान रहा उसको समझिए। जैसे जैसे अपनी अर्थ रिवॉल्यूट करेगी, ये सभी प्लेट धीरे धीरे टूटती जाएंगी और दूर होती जाएंगी। वही बातें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताई गई थी, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट जो है सामने आया। बस यही है कि इसमें प्लेट्स आ गई, टेक्टोनिक प्लेट, लगभग 20 प्लेट्स हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसके थ्रू तमाम जितने भी कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इससे अलग क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बेसिकली बताया गया कि सभी कॉन्टिनेंट जो हैं सभी एक प्लेट की तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब एक हिस्सा दूसरे से दूर जाएगा तो वे सभी जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। सपोज़ दैट यदि आप नॉर्थ अमेरिका को देखो और साउथ अमेरिका को देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है जैसे लगता है यहाँ पे पेस्ट हो सकता है, ठीक है, अब सही से दिख रहा होगा। ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में दूर चले गए हैं, अगर इनको पास ले आ जाए तो ये
आपस में चिपक जाएंगे, तरीके से पेस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी हिस्सा पूरी सटीक तरीके से यहाँ पे बैठ सकता है। तो कभी ना कभी ये सब जो है एक दूसरे में कलेक्टिव फॉर्म में थे, बाद में ये दोनों दूर दूर होके आज का जो है ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका। तो प्लेट टेक्टोनिक में बस इतनी ही बात बोली गई थी कि सभी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना है कि कितनी जो है चेंजेस आता है पर ईयर। तो 1 ईयर में फ्यू मिलीमीटर, मिलीमीटर को mm बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो समथिंग mm, आप स्केल में थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि mm कितना है। तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट इतनी डिस्टेंस, इससे भी कम, इतना गैप आता है 1 ईयर में ये सभी के बीच में। तो ये सभी ड्रिफ्ट हो रही हैं और समथिंग mm की डिस्टेंस पर ईयर ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो इस वाले टॉपिक में फॉर्मेशन में बस इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक, लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या बातें आपको इम्पोर्टेंट है। लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये दोनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है। तो आप यदि मैप में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको साउथ अमेरिका दिखेगा। ये है कुछ इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। अब इसमें जो है चीज़ें क्या हैं कि लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, आइडिया कुछ हो तो आपको याद आ रहा होगा कि लैटिट्यूड ये लाइंस होती हैं, ठीक। अब ये 0 डिग्री जो है नीचे है, तो इसके ऊपर यदि आप जाओगे तो ये नॉर्थ होता है। कहाँ से स्टार्ट है? 7 डिग्री नॉर्थ से, 7 डिग्री नॉर्थ से। अब ये ऊपर जाएंगे समथिंग 7, 8, 9, 10, कहाँ तक? 83 डिग्री नॉर्थ तक। तो आई होप कि लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया। 7 से 83 दोनों नॉर्थ में है, ठीक। अब लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे तो यदि याद हो तो लॉन्जिट्यूड ये लाइंस होती हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं, ग्लोब में दिखता है। 0 डिग्री जिसको ग्रीनविच बोलते हैं यहाँ पे है। इसके अगर पीछे जाते हो आप तो वेस्ट बोलेंगे ना, तो वेस्ट बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक है? तो 53 डिग्री वेस्ट से स्टार्टिंग है इसकी, और ख़त्म कहाँ पे होता है? ये लाइन अगर आप बोलोगे, ये सीधी जो लाइन है तो ये 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट टोटल 180 होता ही है और ये 180 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूड भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि 53 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट तक ये इसका लॉन्जिट्यूड हो गया। आगे किस जोन में ये पड़ता है? तो टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन होता क्या है, ठीक। टेम्परेट जोन वह हिस्सा होता है ग्लोब में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक जोन के बीच में होता है, ठीक है। द जोन, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिए। टेम्परेट जोन में नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। द जोन विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक जोन या लाइन, ठीक। ये हो गई टेम्परेट जोन की डेफिनेशन जिसमें नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्टिनेंट का अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इसकी स्थिति क्या है? तो हम लोग बोलेंगे 3rd लार्जेस्ट एरिया है इसका। मतलब 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनका एरिया इससे ज़्यादा है, अदरवाइज 3rd नंबर पे ये आता है। वे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? सबसे ज़्यादा एरिया तो एशिया का है, देन अफ्रीका, और 3rd पे ये नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है। ये हो गया लोकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लास्ट में मैंने ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, कभी क्वेश्चन आ जाए ग्रीनलैंड यहाँ पे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ग्रीनलैंड। ये वर्ल्ड का मोस्ट लार्जेस्ट आइसलैंड है। आइसलैंड वर्ल्ड का मोस्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वर्ल्ड में आइसलैंड की बात होगी तो ग्रीनलैंड है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये लोकेशन वाइज हो गया, और सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट जो है इससे रिलेटेड चीज़ें हो गई जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसी में देख लीजिए पॉलिटिकल मैप क्या है।
क्लास 6 में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में है क्या क्या। सिंपल सी बात, हम लोग मैप में देख के समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। एक कंट्री है यहाँ पे अलास्का, ठीक, और यहाँ पे एक कंट्री है, काफ़ी बड़ी कंट्री है, इसको बोला जाता है कनाडा। नॉर्थ अमेरिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, इसमें कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो यही है। यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक। नीचे यहाँ पे मैक्सिको है जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मिडिल अमेरिका, ठीक है। इसमें कई कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 5 to 6 कंट्री हैं, जिसमें पनामा कंट्री भी आती है, ठीक है। तो मिडिल अमेरिका क्या है, मैक्सिको क्या है, यूएसए, कनाडा एंड अलास्का, बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये पॉलिटिकल मैप में आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि नेम द कंट्रीज़, मेन कंट्रीज़ विच आर इन नॉर्थ अमेरिका। तो आपको अलास्का पता है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड मिडल अमेरिका में 6 कंट्री। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप मैप में आप देखोगे तो नीचे तो साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे ढेर सारे आइसलैंड्स हैं ना, इनको बोला जाता है कैरेबियन सी, ये कैरेबियन सी कहलाता है। ये सभी कंट्रीज़ को मिला के वेस्ट इंडीज़ बनता है। तो वेस्ट इंडीज़ क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल आइसलैंड विच आर सिचुएटेड इन द कैरेबियन सी। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको ये कैरेबियन सी वाला पार्ट भी आपको याद होना चाहिए, बेसिकली वेस्ट इंडीज़। तो अब आपको क्या क्या, अलास्का हो गया, कनाडा, तेज़ी से देख लीजिए, यूएसए, मैक्सिको, यहाँ के पोर्शन को मिडल अमेरिका, ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में वेस्ट इंडीज़। और जिसको बोलते हैं कैरेबियन सी आइसलैंड्स, ठीक है। यहीं पे बर्मुडा ट्रायंगल भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ये यहीं पे है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिजिकल फीचर्स में क्या होता है कि किसी भी कंट्री में कितने माउंटेन हैं, रिवर हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। आपकी बुक में काफ़ी अच्छा मैप बिल्कुल बनाया गया है, उसके थ्रू पढ़ सकते हो आप। अदरवाइज़ क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स की बात होती है तो तमाम साइंटिस्ट ने इसको 4 तरीके से डिफाइंड किया है कि 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, फर्स्ट वन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो है ईस्ट, मैप में आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से। और ये पूरा इस तरीके से गया हुआ है, ये पूरा हिस्सा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में जान लीजिए। इसमें रॉकी हिल है या रॉकी माउंटेन, ठीक है। हिल एंड माउंटेन में डिफरेंस होता है बट अभी क्लास 6 में आप लगभग ध्यान दीजिए कि माउंटेन और हिल के बारे में आगे पढ़ना है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में रॉकी माउंटेन पड़ता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इससे रिलेटेड इसका लोकेशन वाइज आपको आइडिया होना चाहिए, बस इतना ही आपके सिलेबस में। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, कैनेडिया शील्ड। कैनेडिया से ही पता चल रहा है कि कनाडा कंट्री जो है उसके पास में ये होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये है, ठीक है। इसको यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कैनेडियन या कैनेडिया शील्ड कहाँ पे है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है कैनेडिया शील्ड के बारे में, बस इतना जानिए कि यहाँ पे हडसन बे है, ठीक है। तो कैनेडिया शील्ड में बस मैं एक लाइन लिखूँगा, हडसन बे,
आपको क्वेश्चन आए कि हडसन बे या बे ऑफ हडसन कहाँ पे है, तो कनाडा में पड़ता है और कैनेडियन सिल्ट इसका फिजिकल फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर हो सकता है। थर्ड वन ध्यान दीजिए, अपलेशियन माउंटेन पोर्शन। अपलेशियन माउंटेन पोर्शन कहाँ पे है, ये पूरा इतना हिस्सा कवर करता है। यहाँ पे मैं 3 लिख दे रहा हूँ। तो इस हिस्से को अपलेशियन माउंटेन पोर्शन बोला जाता है और अपलेशियन माउंटेन इसमें पूरा फैला हुआ है इस तरीके से। अब माउंटेन है, उसमें छोटी छोटी हिल्स होती हैं, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स आपके काम की हैं, ठीक है। ग्रीन, वाइट एंड ब्लू, ये तीनों हिल्स जो हैं आपको याद होना चाहिए कि किस में है, अपलेशियन रेंज में है, ठीक है। ग्रीन माउंटेन, वाइट माउंटेन एंड ब्लू माउंटेन्स, ठीक है। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो अपलेशियन माउंटेन रेंज में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। ग्रीन, वाइट एंड ब्लू सभी कलर हैं। अब लास्ट वन हो गया सेंट्रल लो लैंड्स। ये पूरा हिस्सा जो है इसको सेंट्रल लो लैंड्स बोला जाता है। अब इस हिस्से के बारे में बस इतना ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, जो वर्ड फेमस है उसका नाम क्या है, प्रेरीज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद रखिए, ठीक है, प्रेरीज ग्रासलैंड। तो क्वेश्चन आए कि प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका में ऐसे है। और फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो आप बोलोगे सेंट्रल लूलैंड्स में ही पड़ता है प्रेरीज ग्रासलैंड। अब इसके अलावा यहाँ के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन या कल्टीवेशन होता है और वो जो है कई रिवर्स की हेल्प से होता है। तो सेंट्रल लूलैंड्स में ढेर सारी रिवर्स भी हैं, तो कुछ रिवर्स, ठीक है, इसको हम लोग अभी जो है डिटेल में पढ़ेंगे रिवर्स के नेम वाटर बॉडीज़ वाले टॉपिक पे। तो यहाँ पे ढेर सारे रिवर्स भी हैं, जिसमें मिसिसिपी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मिसिसिपी है, मिसौरी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर कुछ यहाँ से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाके ये गिरती है। फिजिकल फीचर्स में अभी इतना ही, रिवर्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से भी देखने वाले हैं हम लोग। तो फिजिकल फीचर्स में आपने ये चारों टॉपिक को देखा। रॉकी माउंटेन के बारे में आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। हडसन बे कहाँ पे है ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन, वाइट, ब्लू, प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ पे है ये भी पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा ये रिवर्स भी पता होनी चाहिए। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन इसमें लगभग इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। वाटर बॉडीज़ ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसमें पहला है रिवर्स और सेकंड वन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स पहले पढ़िए। रिवर्स जो हैं जिस तरीके से इनका ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब किस तरीके से बहना होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्कटिक पड़ेगा ऊपर वाले हिस्से पे, इधर वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन पड़ता है पूरा। ये यहाँ जो आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। इधर जो आप वेस्ट हिस्से में देख रहे हो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशन, ठीक। आर्कटिक, अटलांटिक, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशन। तो अब जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आर्कटिक ओशन, आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक्चुअली है कहाँ पे। अब कुछ रिवर्स हैं जो कुछ इस तरीके से ड्रेन होते हुए ये आर्कटिक ओशन में जाती हैं, ठीक है। तो उनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है सस्कैचुआन, सस्कैचुआन इसका नेम है। सेकेंड वन नेल्सन रिवर है एंड लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकेंजी रिवर, आसानी से याद भी हो जाएगा। सस्कैचुआन, नेल्सन एंड मैकेंजी रिवर, ये वे रिवर्स हैं जो आर्कटिक ओशन में
गिरती हैं या ड्रेन करके, एक्चुअली गिरती हैं वर्ड यूज़ किया जाता है, और फॉल इन आर्कटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट वन वो कैटेगरी जो अटलांटिक ओशन में फॉल होती हैं रिवर्स, उसमें क्या क्या है, सेंट लॉरेंस रिवर है, हडसन रिवर है एंड पोटोमैक रिवर है। इसमें सेंट लॉरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हडसन बे आपको नाम याद होगा, और हडसन एक रिवर भी है जो कुछ इस तरीके से आती हैं और यहाँ पे गिरती हैं सभी। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन वाले हिस्से में ये जो है फॉल होती हैं, इसलिए इनको अटलांटिक ओशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में आप पहले जानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हडसन एंड पोटोमैक। ठीक है, थर्ड वन कैटेगरी है गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरने वाली रिवर्स या फॉल होती हैं, जितने भी रिवर्स उनके नाम देखिए, द ओहियो। नेक्स्ट वन है द अरकानसास। इसके बाद है मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी डैश करके मिसौरी लिखा हुआ है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मिसौरी। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है बट आपको कॉमन नॉलेज के लिए अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आप नोट कर सकते हो, मिसौरी इज़ लॉन्गेस्ट। ठीक है, लेंथ की बात हो रही है इन नॉर्थ अमेरिका, नॉट इन वर्ल्ड में। यदि सबसे लंबी रिवर की बात करेंगे तो नाइल है जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ अलग से लिखा है रियो ग्रैंड रिवर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यूएसए एंड मैक्सिको के जस्ट बॉर्डर पे ये फ़्लो होते हुए गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ये जाके फॉल होती है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया है रियो ग्रैंड रिवर। इसको आपको याद होना चाहिए कि बॉर्डर भी बनाता है। ठीक है, यूएसए यहाँ पे है, मैक्सिको यहाँ है, इन दोनों के बीच में ये जाता है और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ये फॉल होता है। इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक हो गया। पैसिफिक ओशन में काफ़ी कम रिवर्स हैं जो फॉल होती हैं, उसमें एक ही रिवर है कोलंबिया रिवर, ये आपको याद होना चाहिए। कोलंबिया एक कंट्री भी है, सॉरी एक स्टेट भी है। ठीक है, मैक्सिको एंड यूएसए के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे एक रिवर है कोलंबिया रिवर जो पैसिफिक ओशन में जाके फॉल होती है। सो ये हो गया रिवर्स। नेक्स्ट है लेक्स के बारे में जानिए, कौन कौन सी लेक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये 5th टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक, लेक्स में ध्यान दीजिए। सबसे पहला ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आती हैं इनको ध्यान दीजिए। नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक्स की टोटल 5 लेक्स हैं, ये एक सीरीज़ में है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे, कुछ इस तरीके से ये पांचों जो है लेक्स हैं। तो ये सभी पांचों के कलेक्टिव फॉर्म को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है ग्रेट लेक्स। अगर आपसे क्वेश्चन आए ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स होती हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, 5 हैं। अब एस फॉर सुपीरियर है, एम फॉर मिशिगन है, एच फॉर ह्यूरॉन है, ई फॉर ईरी है, ईरी लेक, ओ फॉर ओंटारियो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको याद कैसे होगा, आप 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एस फॉर सुपीरियर लेक, एम फॉर मिशिगन, एच फॉर ह्यूरॉन, ई फॉर ईरी एंड ओ फॉर ओंटारियो। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन आपका आएगा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो सुपीरियर लेक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर वर्ड जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट में एक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए, नियाग्रा फॉल। क्वेश्चन आता है कि नियाग्रा फॉल किन किन लेक के बीच में बना हुआ है या है सिचुएटेड है, तो आप बोलोगे कि लास्ट में जो ई एंड ओ के बीच में ये है, ये कुछ इस तरीके से है। ईरी लेक यहाँ पे है एंड ओंटारियो कुछ यूएसए से कनाडा में ऐसे होते हुए है, इन दोनों के बीच में नियाग्रा फॉल है।
ठीक है, तो ये आपका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपने लेक्स देखें। अब कुछ वे लेक्स के भी नाम याद रखिए, जो हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहे हैं, बट एग्जामिनेशन आपकी बुक में है तो एग्जामिनेशन में हो सकता है दे दिया जाए। कनाडा में ढेर सारे लेक्स हैं, उसमें जो मेन है वही याद रखिए। सभी के आगे लगभग ग्रेट वर्ड हुआ है यूज़। तो ग्रेट बियर लेक, नेक्स्ट वन है ग्रेट स्लेव लेक, और थर्ड वन है अथाबास्का लेक, एंड फोर्थ वन है विनीपेग, WINNIPEG, विनीपेग लेक। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनीपेग कनाडा में ये चारों लेक्स हैं, और कुछ मैक्सिको में भी हैं। अब ध्यान दीजिए, इतना आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद के कनाडा का याद रख लीजिएगा, मैक्सिको का याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट लिख दे रहा हूँ मैं। इसकी स्पेलिंग चैपला है, CHAPALA, ठीक है। एंड सेंट्रल अमेरिका में एक है, अमेरिका पोर्शन में भी है, निकारागुआ लेक। ये इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, ये हो सकता है दे दें एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आप अभी भी पढ़िए, क्लास 6 में पढ़ेंगे, 7th 8th 9th 10th सभी में आपको ये टॉपिक मिलते रहेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो हर क्लास में काम आएगा। सो ये लेक्स के बारे में और वाटर बॉडीज़ में रिवर्स के बारे में ये दोनों टॉपिक आपका कवर हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके क्लास 6 में दिया हुआ है। ये टॉपिक आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ध्यान दें, ये टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। क्लास 6 की बुक में ICSE बोर्ड में दिया हुआ है, सो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे आएगा। पहला है मेट्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो पर्सन हु स्टडी वेदर एंड फॉरकास्ट देम, वेदर के बारे में स्टडी करें और उसका फॉरकास्टिंग करें। फॉरकास्टिंग मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, उसके बारे में बताना, ठीक है। न्यूज़ में आते रहता है कि बारिश होने वाली है, क्या होने वाला है, तमाम कंडीशंस। सो मेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है, द पर्सन हु स्टडी एंड फॉरकास्ट द अबाउट द वेदर, ठीक है। वेदर वर्ड याद रखिए। स्ट्रेट वर्ड क्या है, स्ट्रेट अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू बिग वाटर बॉडीज़, ठीक है। एक्चुअली आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। दो वाटर बॉडीज़ को नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो है लिंक करें तो उसको स्ट्रेट बोला जाता है। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मलक्का स्टेट को आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो, मलेशिया है, ठीक है। मलेशिया एंड होता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से सुमात्रा स्टार्ट होता है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो ये सकरा सा या नैरो आपको वाटर दिख रहा होगा ना, ये सभी वाटर ही तो हैं, ओशन ही है। ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो ऐसे हिस्सों को स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। और नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू बिग वाटर बॉडीज़, तो स्ट्रेट वर्ड याद हो गया। यही है, ऐसे ही एक वर्ड है इस्मस, इसकी स्पेलिंग याद रखिए, ISTHMUS। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका जो आप चैप्टर पढ़े हो इसमें पनामा है, ठीक है। इसकी भी ऐसी डेफिनेशन है, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, वाटर की जगह लैंड हो गया है, विच कनेक्ट टू बिग लैंड मासेस। अब पनामा के बारे में ध्यान दीजिए, पनामा किसको किसको कनेक्ट करता है, ये भी आपके सिलेबस में है। ये कनेक्ट करता है मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका को। ये है कहाँ पे, यदि आप मैप थोड़ा भी अब याद हो गया हो आपको, पनामा यहीं पे है, ठीक है। जाहिर सी बात है नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये अपना पनामा है, तो किसको किसको कनेक्ट करेगा, इसके ऊपर मैक्सिको है, तो मैक्सिको एक यहाँ पे हुआ और सेकेंड वन साउथ अमेरिका, ये दोनों को कनेक्ट करता है पनामा, ठीक है। क्लियर। टेम्पर जोन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है।
सेंट्रल अमेरिका के बारे में बता चुके हैं, आपको एग्जामिनेशन में आया तो आप बता सकते हैं। हॉट स्प्रिंग एंड गीज़र, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में दिया हुआ, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये आपके आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में पूरा जो टॉपिक एक एक थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तैयार कीजिए बढ़िया से और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।